हाय गाइस। तो हम लोग अब कर रहे हैं बेटा आपका स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। समरी वीडियो है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। द आइडिया ऑफ दिस इज टू इंश्योर कि हमारे को एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रेपरेशन हो। तो स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल के अंदर हम आर एस एन आर डी कर्व गाइस दोबारा कर रहे हैं, लेकिन ये आर एस एन आर डी कर्व हमारा जो है वो चैप्टर हमने जो लास्ट किया था विच इज योर स्पेसिफिक ट्रेड मॉडल उसके जैसा है मोर और लेस. So that is why we don't derive your RSNRD again from that perspective. लेकिन इसका RSNRD का हम एक बार दोबारा derivation इसलिए करने की कोशिश करते हैं because we don't want this RNSRD curve to only be restricted to specific model or any particular model as such. This is just a standard trade model which is actually supposed to apply everywhere. चाहे specific factors हैं, चाहे नहीं है, चाहे दोनों मोबाइल हैं, चाहे जो भी है, it does not matter, it should not matter. विच इज द रीजन वाई इसके अंदर हम आर एस एन आर डी कर्व को दोबारा डिराइव करते हैं. ये डेरिवेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं आता है. इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, विच इज द रीजन मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रही हूँ. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा आप स्टडी करते हो रिलेशनशिप. वन सेकेंड. रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड रिलेटिव सप्लाई. इसमें आपने क्या किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आपने वीडियो कर रखी है. आपने पीपीएफ बनाया. आपने बोला अगर इस पीपीएफ पे मेरा ये पीसी बाय पीएफ है तो मेरे पास ये क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ है, ये क्वांटिटी ऑफ फूड है. अगर मेरे पास दो गुड्स हैं क्यूसी एंड क्यूएफ विद क्यूसी ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्यूएफ ऑन द वाई एक्सिस, देन आई एम सेइंग कि अगर ये पीसी बाय पीएफ है तो ये क्यूसी है, ये क्यूएफ है. मैंने यहाँ पे क्यूसी बाय क्यूएफ विद इसका पीसी बाय पीएफ को प्लॉट कर दिया कि अगर मेरा पीसी बाय पीएफ इस लाइन के हिसाब से है, इतना है, तो ये क्यूसी है डिवाइडेड बाय ये क्यूएफ है, मेरे पास एक पॉइंट आ गया. फिर मैंने बोला अगर पीसी बाय पीएफ मेरा बढ़ जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी. आई विल बी समवेयर हियर मे बी. So then I have this PC by PF, then I have this QC and this QF, which means I will be somewhere here. So when I join these 2 points together, तो मेरे पास आ जाता है RS curve, which is my first relationship. So what is my first relationship इस chapter का? My first relationship beta is the derivation of RS curve with the help of production possibility frontier. कोई आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा अच्छा हमें बताओ कि जी ये रिलेशन आपके पास कहाँ से डिराइव होता है, आर एस कर्व का डेरिवेशन बताओ. इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया. सेकेंड रिलेशन जो हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेटा रिलेटिव प्राइस एंड रिलेटिव डिमांड. हमारे पास अब हमारी डेरिवेशन आ जाती है रिलेटिव डिमांड की. तो रिलेटिव डिमांड को हम कैसे फिगर आउट करते हैं, हाउ डू वी डिराइव दैट रिलेशनशिप. सेम थिंग, हमने बनाया पीपीएफ. हमने बोला पीपीएफ में अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरा प्रोडक्शन कंजम्पशन पॉइंट सेम नहीं होता. तो इन द स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल द नोशन इज दैट आई एम ऑलरेडी ट्रेडिंग. मैं बिना ट्रेड की बात ही नहीं कर रही, मैं ट्रेड कर ही रही हूँ. आई एम ऑलरेडी ट्रेडिंग, माइंड यू. हाँ, तो इसकी जो इम्प्लिसिट अजम्पशन हमारे पास आती है वो ये आती है कि मैं ऑलरेडी ट्रेड तो कर ही रही हूँ. देयर इज ट्रेड ऑलरेडी. और हमें पता है जब हम ट्रेड करते हैं तो मेरा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पॉइंट सेम नहीं होता. तो इसीलिए जब मैंने अपना ये पीसी बाय पीएफ लिया तो मैंने बोला मेरा ये तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन था बट मेरा ये पॉइंट ऑफ कंजम्पशन था वेर एवर माई आईसी स्टेंजेंट नाउ. सो दिस इज माई डिमांड ऑफ क्लॉथ एंड दिस इज माई डिमांड ऑफ फूड. This was my production of cloth, this was my production of food, so this is my export and this is my import. But that export import doesn't matter, I have my RD curve. So based on my different price के हिसाब से different IC जहाँ पे टेंजेंट होते हैं उससे मेरे पास different डिमांड आ जाएगा, different पॉइंट्स आ जाएंगे QC एंड QF के, जिससे मैं अपना एक पॉइंट्स प्लॉट करते करते RD कर्व निकाल लूंगी. राइट? अब IC and so the only thing here that you have to recall and remember is कि हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा जो प्रोडक्शन पॉइंट है और मेरा जो कंजम्पशन पॉइंट है वो सेम नहीं होता. सो रिलेशनशिप 3 देन. ओके, एक्चुअली रिलेशनशिप 3 पहले बात में आएंगे. पहले आप ये देखो कि जब हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन कर देते हैं तो मेरे पास एक आर एस एंड आर डी कर्व ऑलरेडी आ जाता है. राइट? सो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ रिलेशन 3 ओनली. So let's write it. Combine
RS and RD to get equilibrium. Okay, to get equilibrium. हाँ, तो ये तो बेटा हमारे पास एक बेसिक है जो हम लोगों ने RS and RD निकालने के लिए कर लिया. अब इसके बाद हमारे को एक जो चीज करनी है वेरी इंपॉर्टेंटली वो ये है, सो यू नो वी विल डू केसेस. हम करेंगे केसेस, बट हम केसेस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है उसको डिफाइन करना चाहते हैं. हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि जब हमारा पीसी बाय पीएफ चेंज होगा तो उसकी वजह से आरएस एंड आरडी में क्या फर्क पड़ेगा. ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट समथिंग विच इज आस्क्ड डायरेक्टली, इट्स एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. जो हम केसेस करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे पीसी बाय पीएफ पे क्या इम्पैक्ट आया उस चेंज की वजह से, और हमें पता होना चाहिए कि पीसी बाय पीएफ के चेंज होने से हमारे पास क्या इम्पैक्ट आएगा. सो दिस इज माय नेक्स्ट बेसिक एज टू व्हाट हैपेंस व्हेन पीसी बाय पीएफ चेंजेस. ओके, so this is my concept number 4. So ये जो मेरे concepts हैं, these are just building blocks. I'll call them BB. Not the questions which are asked directly, but building blocks of the standard trade model. Okay. So जब मेरा PC बढ़ा बेटा, ठीक है, मैंने बोला actually मेरा PC by PF बढ़ा. And you know this is something I've covered with you guys before, हाँ? PC by PF बढ़ना मतलब या तो PC बढ़ना और PF कम होना. पीसी बढ़ना, बट पीसी का बढ़ना पीएफ से ज्यादा, राइट? पीसी का बढ़ना और पीएफ का कांस्टेंट रहना, पीसी का कांस्टेंट रहना या पीएफ का कम होना. ये सारे केसेस जो हैं वो मुझे पीसी बाय पीएफ राइज दिलाते हैं. इसके ऑपोजिट 4 केसेस होंगे जो मुझे पीसी बाय पीएफ फॉल दिलाएंगे. अगर मैं राइज को अच्छे से कर लेती हूँ तो फॉल मुझे अपने आप आ जाता है, इसीलिए क्योंकि वो वाइस वर्सा होता है. सो आई डोंट वांट टू गो देयर. So if PC by PF rises, then what happens? मेरे पास जो जो हमारा प्रोडक्शन है वो कैसे चेंज होगा, जो कंजम्पशन है वो कैसे चेंज होगा. सो जब हमारा प्रोडक्शन है, when PC by PF rises, production of cloth rises, production of food falls. ये तो हमें पता है, right? This we know already. So production of cloth rises, production of food falls, we know. What about consumption of cloth and consumption of food? ये मैंने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट से बताया है, तो क्विकली रन थ्रू करते हैं. जब पीसी बढ़ा तो आई एम एक्सपोर्टिंग क्लॉथ, मैं एक क्लॉथ की नेट एक्सपोर्टर हूं. अगर मैं क्लॉथ की नेट एक्सपोर्टर हूं तो मेरी इनकम भी बढ़ी. अब मेरी इनकम बढ़ी तो मैं अपनी कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन पीसी बढ़ा तो मैं अपनी कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ कम भी कर सकती हूँ. तो कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ जो है वो एम्बिगुअस है मेरे लिए. क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं क्लॉथ की एक्सपोर्टर हूँ. सो व्हेन आई एम द एक्सपोर्टर ऑफ क्लॉथ, देन फॉर मी इट्स एम्बिगुअस, आई डोंट नो, राइट? क्यों? क्योंकि जब पीसी बढ़ा तो आई एम सेलिंग मोर, आई एम अर्निंग मोर, आई कुड वेरी वेल इंक्रीज माई कंजम्पशन, or I could very well decrease my consumption because PC has gone up. But हमें पता है कि इनकम बढ़ी, लेकिन F के प्राइस या तो डिक्रीज हुआ या कांस्टेंट रहा या एक्चुअली बढ़ा तो पीसी से कम बढ़ा. लेकिन क्योंकि मेरे पास इनकम बढ़ रही है तो इसीलिए मैं फूड तो ज्यादा कंज्यूम करूंगी ही करूंगी. So when PC by PF rises, what happens? Production of cloth goes up, production of food goes down. Consumption of C is ambiguous, but consumption of food definitely goes up. This you can see in your RS and RD graph as well. अगर आप RS and RD curve बनाओगे ना ऐसे करके तो उसमें भी आपको दिखेगा, which I don't want to draw here. That is something that I've drawn in our main videos. If you want to do it in detail, आप वहां से देख सकते हो. But what is the thing that I want to say? The point that I want to make. The point that I want to make is that when PC by PF guys rises, तो जो हमारी कंट्री होती है, जो हमारे क्लॉथ को एक्सपोर्ट करती है, उसका वेलफेयर जो है वो बढ़ जाता है. सो व्हेन आई एम राइट इट हियर, व्हेन PC by PF rises, then country exporting cloth has welfare gains,
and the country which imports cloth, the country which is importing cloth has welfare loss, has welfare loss. तो जो कंट्री अगर प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ जाता है तो जो कंट्री क्लॉथ बेच रही है उसका वेलफेयर बढ़ता है लॉजिकली, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएगा ना सेम सेल करके। और जो कंट्री क्लॉथ को इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि अब उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्लॉथ को इंपोर्ट करने के लिए, उसका वेलफेयर कम हो जाएगा। दीज आर माई 4 बेसिक्स गाइज। ओके, दीज आर माई 4 बेसिक्स। ये जो हमारे 4 बेसिक्स हैं ये हमारे को आगे हेल्प करेंगे हमारे केसेस करने के लिए। Okay, I'm not going to do that basic where RS we have, RD we have, RS home, RS foreign, RS world in the middle. That is something you guys have done multitude of times. You don't need me to do it again. इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस इज when there is a economic growth. So case 2, case 3 is your tariffs and subsidies. Case 4 is your intertemporal. We just do the 4 cases. Intertemporal, mind you, will also include the appendix, and that's all there is in the chapter. ये जो 4 cases हैं ये आपके अलग अलग एग्जाम में आते हैं। So for example, they will say, suppose an economy experiences economic growth, explain how that will impact the country who's exporting cloth if there is an economic growth in cloth, hypothetically, in the standard trade model. They will mention in the standard trade model because they need you to start thinking like that. And if they don't mention any model in the exam, usually it is the standard trade model because it is taken as a base everywhere. Okay, so let's do case 1. इसको बेटा मैं बायस्ड ग्रोथ भी बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं हमारे पास ग्रोथ 2 तरह की होती है। एक ग्रोथ वो होती है जो सिमेट्रिकली दोनों सेक्टर्स में हो। वो ग्रोथ जो है वो हमारे को इतना इम्पैक्ट शायद नहीं करेगी, क्योंकि जितना क्यूसी बढ़ा उतना ही क्यूएफ बढ़ गया, राइट? तो इसलिए मेरा आरएस कर्व चेंज ही नहीं हुआ। दूसरी होती है बायस्ड ग्रोथ। बायस्ड ग्रोथ मतलब एक सेक्टर में ग्रोथ हुई, दूसरी सेक्टर में नहीं हुई। तो आई कैन हैव अ बायस्ड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ, और आई कैन हैव अ बायस्ड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फूड। So I'm going to take the assumption that we are a cloth exporting nation. When I say we are cloth exporting nation, I automatically mean that we import food. मेरे पास RS and RD कर्व है, हम दोनों कर रहे हैं ना, दोनों बायसेस। So I have RD and RS. This is initial, my initial equilibrium, initial quantity, initial PC by PF. Initial RD, initial RS, initial quantity, initial price. Okay, ये मेरा initial। अब क्या हुआ, मेरी कंट्री ने एक्सपीरियंस किया क्लॉथ बेस्ड बायस। क्लॉथ बेस्ड बायस, अगर उसने क्लॉथ बेस्ड बायस एक्सपीरियंस किया होगा तो मेरा आरएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा होगा। आरएस कर्व क्यों राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास होता है क्यूसी प्लस क्यूसी स्टार अपॉन क्यूएफ प्लस क्यूएफ स्टार। तो जब मैंने बोला कि क्लॉथ बेस्ड बायस आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बायस मेरी कंट्री में आया या दूसरी कंट्री में आया। मतलब I really don't care whether QC rises or QC star rises. So this can happen because of 4 reasons, guys. QC rise, QC star rise, QF fall, QF star fall. इन चारों में से कोई भी केस होगा तो मेरा RS कर्व ऐसे ही शिफ्ट होगा। मेरा अगर RS कर्व ऐसे शिफ्ट हुआ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा PC by PF फॉल कर गया, है ना? और मुझे पता है अगर PC by PF फॉल करेगा तो क्लॉथ एक्सपोर्टिंग कंट्री का वेलफेयर लॉस हो जाएगा। तो अगर PC by PF फॉल करता है तो क्या होता है? क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन का वेलफेयर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है क्यों। हाँ, so I will not go there again. So which is what you need to write. So what you need to do in a standard trade model, that means in a standard trade model आपको सिर्फ और सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि आपके PC by PF पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके PC by PF पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद your rest of the journey is simple. If PC by PF is rising in your cloth exporting nation, your welfare will go up, and if you're a cloth importing nation, your welfare will go down, and vice versa. That's all there is to it. Let's do food based bias. See, now with that information आपका बाकी सारे केसेस देखो कितने सिंपल हो गए। फूड बेस्ड बायस मतलब RS will shift up,
PC by PF will go up. जब PC by PF बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन का वेलफेयर बढ़ गया. सो ये हमारा सारा का सारा जो एनालिसिस है ये अभी हमने पहले किया था, which means that to do this particular case you don't have to do anything else. In fact, to do any of the cases you don't need anything else. Now case 2, I told you case 2 and case 3 are tariffs and subsidies. We talk about tariff. अब अगर मैं अपना टैरिफ लगाती हूँ तो so this is something you guys already know, but I just want to give you one brief quick अंडरस्टैंडिंग. जब हम टैरिफ लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस प्राइस पे मुझे दूसरी कंट्री सेल कर रही है, मेरा कंज्यूमर उसी प्राइस पे नहीं खरीदता. मेरे कंज्यूमर के लिए प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, राइट? तो अगर मेरी होम कंट्री ने टैरिफ तो इंपोर्ट्स पे लगाएंगे, एक्सपोर्ट टैरिफ इज नॉट समथिंग वी स्टडी सो रेडिली. मैं क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन हूं तो मैं फूड इंपोर्टिंग नेशन हूं. मैंने फूड के ऊपर टैरिफ लगाया, ठीक है, मैंने लगाया फूड के ऊपर टैरिफ. व्हेन आई पुट अ टैरिफ ऑन फूड, देन व्हाट हैपेंस? अब हमारे पास, मेरे होम कंट्री के पास प्राइस जो है फूड का वो बढ़ गया. मेरी होम कंट्री के लिए पीएफ जो है वो बढ़ गया. अगर मेरी होम कंट्री के लिए पीएफ बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मेरी होम कंट्री के लिए पीसी बाय पीएफ जो है वो कम हो गया, राइट? सेम कंट्री के लिए पीसी बाय पीएफ कम हो गया. तो एक पीसी बाय पीएफ है वर्ल्ड का, जो कि मेरे लिए पुराना पीसी बाय पीएफ है. एक पीसी बाय पीएफ है मेरा, जो मेरे लिए पीसी बाय पीएफ चेंज हो गया है, ठीक है. अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? आप ये देखो, मेरे पास ये है मेरा ओरिजिनल आरडी और ये है मेरे पास ओरिजिनल आरएस. आई एम इनिशियली एट 1. इनिशियली दिस इज माय पीसी बाय पीएफ. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से मैम पीसी बाय पीएफ बढ़ा, उन्होंने नीचे लाइन लगा दी. ऐसे नहीं है बेटा, हमारा पीएफ बढ़ा है तो उसकी वजह से अभी हम देखेंगे कि हमारे क्वांटिटीज में क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि ये जो पीएफ बढ़ा है ये बढ़ा है टैरिफ की वजह से. माय एक्चुअल पीएफ हैज नॉट गॉन अप माइंड यू राइट नाउ. by world price is still PC by PF. This is my world price, okay? This is not my home price. This is my world price. ये जो प्राइस है ये मेरा होम प्राइस है. Okay, I'll say it again. तो बिफोर पीएफ इंक्रीज मेरे पास कोई पीसी बाय पीएफ था जिसके पास मेरे पास ये डायग्राम था. अब मेरी कंट्री ने, होम ने टैरिफ लगा दिया पीएफ के ऊपर, तो जो वर्ल्ड प्राइस था और मेरा प्राइस था उसमें गैप आ गया. तो मेरे लिए पीसी बाय पीएफ कम हो गया मेरी कंट्री के लिए, लेकिन वर्ल्ड प्राइस तो अभी भी उतना ही है. तो मेरी कंट्री का जो पीसी बाय पीएफ कम हुआ, दैट इज नॉट वर्ल्ड प्राइस. उसकी वजह से आरडी एंड आरएस में अगर चेंजेस आएंगे तो शिफ्ट ऑफ द कर्व तो होगा, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं. मूवमेंट अलोंग द कर्व तब होता जब वर्ल्ड के आरएस एंड आरडी, वर्ल्ड का पीसी बाय पीएफ चेंज होता, बट वर्ल्ड का तो हो नहीं रहा, राइट? हमारे लिए क्या हो रहा है? हमारे लिए हमारा पीसी बाय पीएफ फॉल कर रहा है. अब हमारा पीसी बाय पीएफ अगर फॉल कर रहा है तो क्या होगा? सो पीएफ हैज इंक्रीज्ड. मेरे लिए फूड जो है वो ज्यादा महंगा हो गया है. तो जब पीएफ इंक्रीज हो गया तो होम प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा ना, जो होम प्रोड्यूसर है बेटा. सो पीएफ एट होम इंक्रीज्ड. So home producer will produce more food. तो वो QF को बढ़ाएगा, रिसोर्सेस तो उतने ही है, QF को बढ़ाएगा तो QC को कम करेगा. इसलिए मेरा RS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. RS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. दूसरी बात, मेरी कंट्री के लिए PF बढ़ गया, which implies relatively food is more expensive, which implies demand of food falls, which implies demand of cloth by food rises, है ना. अगर मेरा पीएफ बढ़ा तो मैं फूड को कम डिमांड करूंगी, तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ क्लॉथ को ज्यादा डिमांड करूंगी. फूड की डिमांड कम होगी, क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई. सो माय आरडी कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, RD2.
अब नाउ पीपल से, स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम हमारे को कौन सा वाला शो करना है, आरडी उतना ही शिफ्ट करे आरएस जितना, हमें कैसे पता? आरडी कम शिफ्ट करे, हमें कैसे पता? आरडी ज्यादा शिफ्ट करे, हमें कैसे पता? इट डजंट मैटर। हम क्वांटिटी चेंज पे तो जा ही नहीं रहे। हमारे लिए क्या मैटर करता है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पीसी बाय पीएफ पे क्या फर्क पड़ रहा है। चाहे आप आरडी को आरएस को जितना मर्जी शिफ्ट करो बेटा, आपको पता है शिफ्ट तो मेरे यही रहेंगे ना, आरडी टू राइट, आरएस टू लेफ्ट। तो मेरा पीसी बाय पीएफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पीसी बाय पीएफ बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या होगा? पीसी बाय पीएफ अगर मेरे लिए बढ़ा, मतलब पीसी बाय पीएफ बढ़ गया वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अब तो आरएस और आरडी चेंजेस से वर्ल्ड की में इम्पैक्ट आएगा, तो क्या होगा? जो क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन है वो गेन कर जाएगा, क्योंकि पीसी बाय पीएफ बढ़ने से जो क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन है वो गेन कर जाएगा, और जो क्लॉथ इंपोर्टिंग नेशन है, जो फॉरेन है, वो लूज कर जाएगी। राइट? So this is what your case 2 is. See, standard trade model is so simple. Case 3, subsidy. Case 3 is subsidy. Again, you draw the first curves, the first RD curve, the first RS curve, the first equilibrium, the first PC by PF. ठीक है? अब क्या किया हमारी सरकार ने? क्योंकि हम क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन है, our government gives us a subsidy on export subsidy on cloth. Export subsidy on cloth. एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन क्लॉथ का मतलब हो गया कि मेरे प्रोड्यूसर के लिए प्राइस ऑफ क्लॉथ जो है वो रिलेटिवली कम हो गया। प्राइस ऑफ क्लॉथ फॉर होम फॉल्स, है ना? प्राइस ऑफ क्लॉथ फॉर होम फॉल्स। इफ प्राइस ऑफ क्लॉथ फॉर होम फॉल्स, देन ऑटोमेटिकली अगर मेरा सेल प्राइस सेम है, क्योंकि मेरा पीसी बाय पीएफ सेम है वर्ल्ड का, तो मेरा सेल प्राइस सेम है। सेल प्राइस अगर मेरा सेम है तो मेरे लिए जब पीसी कम हो गया, मतलब मेरे लिए जब कॉस्ट कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आई विल प्रोड्यूस मोर क्लॉथ। कॉस्ट जो है वो क्लॉथ की मेरे लिए कम हो गई, तो इसलिए मैं ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करूंगी। जैसे ही मैंने बोला मैं ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करूंगी, क्यूसी राइजेस, मेरा आरएस कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। आरएस कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग व्हाट? आई एम प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ, राइट? आई एम प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ. What is happening to the demand? Now, ideally, RD should not be shifting here, but RD does shift, which at least show a shift. So the reason is a little bit complicated, and that's the reason if you look at your readings and all, they haven't given you the reason. Even we have not covered the reason in our notes, but I'll still attempt to give you the reason. तो जब मेरा एक्सपोर्ट सब्सिडी होता है तो मेरे लिए इंटरनली जो है वो कॉस्ट कम हो जाती है, बट मेरा एक्सटर्नल प्राइस जो है पीसी बाय पीएफ वो तो सेम रहता है। सो पीपल फील दैट सब्सिडी मिली है तो प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन प्राइस कम होता नहीं, तो नोशनली उनके लिए क्लॉथ एक्सपेंसिव हो जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, पहले भी क्लॉथ 10 रुपए का था, अभी भी क्लॉथ 10 रुपए का है, लेकिन अब सरकार ने सब्सिडी दी है क्लॉथ को, ये न्यूज़पेपर्स में हर जगह पे आना शुरू हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि यार सब्सिडी दी है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ क्लॉथ थोड़ा तो कम होना चाहिए ना। लेकिन जो सेलर है वो बोलता है कि यार मेरा जो फॉरेन प्राइस नहीं चेंज हुआ तो मैं डोमेस्टिक प्राइस क्यों कम करूं? तो मैं तो अपना जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, उसको तो मैं कॉस्ट में ही एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसकी वजह से वो ये प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो लोगों को पास ऑन नहीं करता इनिशियली। तो लोगों को लगता है नोशनली मेरा जितना प्राइस कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सो नोशनली दे स्टार्ट फीलिंग इट टू बी मोर एक्सपेंसिव एंड दे डोंट बाय इट एज मच। तो इसीलिए मेरा जो डिमांड है, रिलेटिव डिमांड ऑफ क्लॉथ है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है? अगेन कितना मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी हैव टू जस्ट शो द इम्पैक्ट, and the impact is that PC by PF has fallen. The impact is that PC by PF has fallen. So जब मेरा PC by PF fall करता है, तो by the first page rule that we saw, if my PC by PF falls, see this is your main chunk, this is your main relation, very very important relation. पूरा का पूरा चैप्टर ही इस रिलेशन पे बेस्ड है। अगर पीसी बाय पीएफ फॉल करता है तो एक्सपोर्ट करने वाला जो नेशन होता है क्लॉथ का,
वो लूज कर जाता है। एंड दैट इज व्हाट द केस 3 इज ऑल अबाउट। केस 4, इंटरटेम्पोरल, इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लेंडिंग। वैसे तो इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, सो इम्पोर्टेंट दैट मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स हमारे मेन कोर्स की वीडियोस में कवर किया हुआ है। बट हियर आई एम गोइंग टू अगेन जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल ग्लिम्प्स for you to understand it or for you to understand the kind of questions you get asked on this. तो गाइस हमारा इंटरनेशनल बोरोइंग और लेंडिंग है, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा नॉर्मल गुड्स का जो केस है वो वर्क करता है। ओके, so this is shown in the appendix, we've already included them in the notes, but I just want to give you a brief here. हमारे पास यहाँ पे आता है करंट और यहाँ पे आता है फ्यूचर। डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हमारे पास एक पीपीएफ बनता है। जैसे कि मैंने जो बनाया है इसके अंदर मैं करंट में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ एज कंपेयर टू फ्यूचर। सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड ऑफ बिटवीन करंट एंड द फ्यूचर, जिसका जो डिपेंड करता है 1+r पे, हमारे पास इसलिए जो इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है उसका स्लोप इज -1+r। तो इसका मैंने वो लिया लाइन का, इस 1+r का मैंने एक वो लिया लाइन बनाया, तो मेरे पास जहां पे वो टेंजेंट होगी वो मेरा प्रोडक्शन पॉइंट हो जाएगा और जहां पे मेरे पास आईसी आएगा वो मेरा कंजम्पशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माय इनिशियल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब लेट्स से मेरा आर जो है वो राइज कर जाता है। इफ माय आर राइजेस देन व्हाट विल आई डू? If my R rises, then what will I do? Will I produce more or will I produce less? So if my R rises, then my 1+R is rising. Then I move, then my current consumption जो है वो even more expensive हो जाती है and I move somewhere here. तो मेरा production इतना रह जाता है और my consumption is somewhere here as well. So I'll write it in a different manner. 1+R, guys, is the price of current consumption. And 1/1+R is the price of future consumption. ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया with PPF. Okay, it's given in the notes. We've discussed it in videos already. Okay, so that's why we are hurrying through it. We don't need to spend time on it. We just need to jog our memory to make it settle in our head. यहाँ पे हम लेते हैं guys future consumption upon current consumption. क्योंकि हम प्राइस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन ले रहे हैं, दैट इज व्हाई वी टेक 1/1+R एज द रिलेटिव प्राइस। इसके बेसिस पे आई हैव एन आरडी कर्व derived in the same manner that I just showed you with the PPF in a while back, और मेरे पास एक RS कर्व है अपना होम का। क्योंकि बेटा मैं एक वो कंट्री हूं जो करंट में ज्यादा, आई एम होम कंट्री, राइट? इन द होम कंट्री वी आर अज्यूमिंग दैट करंट कंजम्पशन इज मोर, करंट प्रोडक्शन इज मोर। होम का इंटरटेम्पोरल पैटर्न हमने ऐसा अज्यूम किया है कि होम का करंट प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा RS होम है, ये मेरा RS फॉरेन होगा। क्यों RS फॉरेन राइट पे क्यों होगा? क्योंकि फॉरेन का रिलेटिव प्राइस कम है एज कंपेयर टू होम। सो होम का रिलेटिव प्राइस ऑफ द फ्यूचर कंजम्पशन इज हायर, तभी तो वो करंट प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। Why will the country produce more today? Because उसका जो करंट प्रोडक्शन का प्राइस है वो कम है, तो 1+R कम है, 1+R कम है तो 1/1+R ज्यादा है। तो होम का जो फ्यूचर प्राइस का प्राइस है, फ्यूचर कंजम्पशन का प्राइस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरेन। जब दोनों आपस में ट्रेड करना शुरू करते हैं देन ऑटोमेटिकली दे कम टू समवेयर एज RS वर्ल्ड। So then once I have this, then my analysis again becomes really simple, because then I'm able to explain it from the same perspective as I did my goods, जो हमने अभी goods के लिए किया था, है ना? हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास हर एक इवेंट से हमारा R कैसे चेंज होगा, and that will just help us figure out what is going to happen. So let's do a case. Let's do one thing here. हमारी कंट्री ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ करंट में कुछ अचीवमेंट्स करी हैं जिसकी वजह से हमारी करंट प्रोडक्शन जो है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। Now imagine the chain. My PPC has a bias shift towards the right.
for the same 1 upon 1 plus r, for the same 1 plus r, my curve will shift outward. I will produce even more today and even lesser tomorrow. When I produce even more today and even lesser tomorrow, what will happen to the RS? I am producing even more today, even lesser tomorrow. फ्यूचर का प्रोडक्शन और कम हो गया है. अगर फ्यूचर का प्रोडक्शन और कम हो गया है तो आई विल मूव हियर, RS वोल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा RS डैश. My 1 upon 1 plus R will rise, which means that मेरे फ्यूचर कंजम्पशन की प्राइस और बढ़ गई क्योंकि फ्यूचर का प्रोडक्शन ही कम हो गया ना. अगर करंट में ग्रोथ आया तो करंट में ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी तो फ्यूचर में कम प्रोड्यूस करूंगी तो 1 upon 1 plus R जो है मेरा बढ़ जाएगा. मैं होम हूं, मैं करंट एक्सपोर्ट करती हूँ तो थिंक ऑफ करंट एज अ गुड. करंट एक्सपोर्ट करती हूँ और फ्यूचर इंपोर्ट करती हूँ. अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गई, वर्स ऑफ. एंड लुक एट दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद आवर केस 1. अगर मैं क्लॉथ एक्सपोर्टिंग नेशन हूँ और मैं क्लॉथ बेस्ड बायर्स करती हूँ तो मेरा वेलफेयर कम होता है. तो अगर मैं करंट एक्सपोर्टिंग नेशन हूँ और मेरे कंट्री में करंट में ग्रोथ आता है तो मैं वर्स ऑफ हो जाती हूँ. सेम थिंग. सो यू कैन नाउ अप्लाई द सेम केसेस हियर. देयर इज like this is the same thing as what you have done earlier, except that अब हमारे पास इसके अंदर वही केसेस आएंगे जो पहले आएंगे. तो इसके अंदर हमारा रिजल्ट क्या होगा? तो जब मेरा 1 upon 1 plus R बढ़ेगा, then countries exporting future would gain and exporting current would lose. And with this result, you can now do every possible case. क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि जो केस गिवन है उससे मेरा 1 plus R कैसे इम्पैक्ट हो रहा है. So that's why standard trade model is one of the easiest one there is. Okay. So if you have any questions, please reach out to me. All right. Thank you.